नाइकी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है, हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस ब्रांड की नींव रखने वाला शख्स खुद एक असफल एथलीट था और उसने अपने कारोबार की शुरुआत कार की डिक्की से जूते बेचकर की थी। यह कहानी है नाइकी के संस्थापक फिल नाइट की। फिल का जन्म 1938 में अमेरिका के पोर्टलैंड में हुआ। बचपन से ही वे बहुत तेज धावक थे और उनका सपना था कि वे एक सफल एथलीट बने। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में दौड़ में कड़ी मेहनत की और कई बार जीत भी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दिया और 1962 में एमबीए की डिग्री प्राप्त की। हालांकि फिल दौड़ में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन अभ्यास के दौरान उन्हें कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जीवन दौड़ को समर्पित कर दी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स नहीं बन पाए। यह निराशाजनक था। 24 साल की उम्र में उन्होंने महसूस किया कि एथलेटिक्स में अब उनके लिए और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। उस सुबह फिल ने भारी दिल से यह सच्चाई स्वीकार की कि उनका एथलेटिक करियर खत्म हो चुका था। वो महान धावक बनने के अपने सपने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी वह खेल से जुड़े रहना चाहते थे। फिल हर धावक की तरह अपने दौड़ने वाले जूतों के प्रति गहरा लगाव महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने जूते के कारोबार में हाथ आजमाने का फैसला किया। उन्हें याद आया कि एमबीए के दौरान उन्होंने जूते उद्योग पर गहन अध्ययन किया था और एक शोध पत्र लिखा था। इस शोध में उन्होंने देखा कि कैसे जापानी कैमरा कंपनियों ने बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत के बल पर अमेरिकी बाजार में तहलका मचा दिया था। फिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जापानी जूते भी अमेरिका जूता बाजार में ऐसा ही प्रभाव डाल सकते हैं और उस समय की दिग्गज कंपनियों एडिडास और प्यूमा को पीछे छोड़ सकते हैं। यह विचार जोखिम भरा था, लेकिन फिल के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि वह जापान से टाइगर ब्रांड के जूते आयात करेंगे, जिनका निर्माण ओनित्सुका नामक जापानी कंपनी करती थी, और उन्हें अमेरिका में बेचेंगे। फिल ने अपनी सारी बचत जुटाई और जापान की उड़ान भरी। जापान पहुंचने के बाद वह ओनित्सुका कंपनी के कार्यालय पहुंचे। मीटिंग से पहले फिल काफी नर्वस थे। वह अब एक बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बैठक शुरू हुई और ओनित्सुका के अधिकारी ने फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछा, अचानक फिल के दिमाग में ब्लू रिबन का ख्याल आया। वही ब्लू रिबन जो उन्हें कई दौड़े जीतने पर मिला था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि वह ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नामक कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। असल में उस वक्त ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, लेकिन ओनित्सुका के अधिकारी इस नाम से खुश हुए। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने आत्मविश्वास के साथ अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के निष्कर्ष प्रस्तुत किए, एक एक बात विस्तार से समझाते हुए। आखिरकार ओनित्सुका के अधिकारियों ने फिल से इतना प्रभावित हुए कि वे चाहते थे कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर जूतों का वितरण करे। यह फिल के लिए एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने तुरंत ओनित्सुका को अपना पता दिया और टाइगर जूतों के कुछ नमूने भेजने की बात कही। उत्साह से भरे फिल ने सैंपल के पैसे भी ट्रांसफर कर दिए और अमेरिका लौटकर बेसब्री से उनके आने का इंतजार करने लगे। 4 महीने बीत गए, लेकिन कोई जूता नहीं पहुंचा। जब उन्होंने ओनित्सुका को लिखा तो जवाब आया कि जूते जल्दी भेज दिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। फिल का धैर्य टूटने के कगार पर था। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, पर जूते आने में देरी हो रही थी। इसलिए फिल को अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए नौकरी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने एक अकाउंटेंट के रूप में एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। 1 साल बीत चुका था और फिल लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी अचानक उन्हें एक नोटिस मिला। जापान से 12 जूते आए थे। जूते मिलने के बाद उन्होंने तुरंत उन्हें अनबॉक्स किया और सीधे अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन के पास पहुंचे। उन्होंने बोवरमैन को न केवल जूते दिखाए, बल्कि अपने पूरे बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। जूते देखकर बोवरमैन इतने प्रभावित हुए कि अगले ही दिन उन्होंने फिल को 50% साझेदारी की पेशकश कर दी। फिल के लिए ये प्रस्ताव बेहद चौंकाने वाला था। कोच बोवरमैन जूतों के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते थे। अपने कोचिंग करियर के दौरान वे लगातार जूतों के साथ प्रयोग करते रहते थे और जूता डिजाइन में दक्ष हो चुके थे। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जूतों को हल्का बनाना था। वे अक्सर बिना बताए अपने धावकों के जूते ले जाते, उन्हें बदलते और फिर संशोधन कर वापस कर देते थे। उनके द्वारा किए गए संशोधन से एथलेटिक में प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बोवरमैन केवल एक महान कोच नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी थे। फिल और बाकी धावकों के लिए वे किसी ईश्वर के तुल्य थे, और अब यही प्रेरणा स्रोत व्यक्ति फिल के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की पेशकश कर रहे थे। फिल ने बिना झिझके हाथ मिलाया और इस तरह दोनों 50-50 के भागीदार बन गए।
उसी दिन फिल ने ओनित्सुका को एक पत्र लिखा जिसमें पश्चिमी अमेरिका में टाइगर जूतों के विशेष वितरक अधिकारों की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने $1000 की लागत से 300 जूतों का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार जूते समय पर पहुंचे और ब्लू रिबन को वेस्ट यूएसए के लिए विशेष वितरण अधिकार मिल गए। यही वह मौका था जिसका फिल इंतजार कर रहे थे। फिल ने तुरंत अपनी अकाउंटिंग की नौकरी छोड़ दी ताकि वह पूरी तरह से अपने नए बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कर सके। उन्होंने जूतों का स्टॉक अपने माता पिता के घर के तहखाने में रखा जो अब ब्लू रिबन का स्थायी कार्यालय बन गया। अब चुनौती थी इन जूतों को बेचने की। फिल ने कई खेल दुकानों से संपर्क किया और टाइगर जूते बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हर जगह से उन्हें मना कर दिया गया। फिल के पास अपनी दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने अपनी कार की डिक्की में जूते भरकर हर एथलेटिक प्रतियोगिता में पहुंचना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने कोचों, एथलेटिकों और दर्शकों से बातचीत की और उन्हें टाइगर जूतों के फायदे समझाने लगे। पहले भी फिल ने सेल्समैन के रूप में काम किया था, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हो पाए थे। इस बार स्थिति अलग थी। ग्राहकों की प्रतिक्रिया ने उन्हें चौंका दिया। उनके जूते इतनी तेजी से बिक रहे थे कि जैसे गर्मा गर्म केक। फिल खुद भी एक एथलीट थे, इसलिए उन्हें पता था कि एथलीटों की जरूरतें क्या होती है और उनकी समस्या कैसे हल की जा सकती है। इसी समझ के कारण वे ग्राहकों को टाइगर जूतों की उपयोगिता को अच्छे से समझाने में सक्षम रहे। महज 2 महीनों के भीतर उन्होंने 300 जूतों की पूरी खेप बेच डाली। इसके बाद फिल ने 900 जूतों का नया ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार समस्या यह थी कि उनके पास कुल कमाई $2000 ही थी, जबकि ऑर्डर की लागत $3000 थी। इसलिए पहली बार फिल ने बैंक से $1000 का कर्ज लेने का फैसला किया। ब्लू रिबन के बढ़ते व्यवसाय को देखते हुए बैंक ने आसानी से कर्ज मंजूर कर दिया। फिल अब एक ऐसा करियर पा चुके थे जिसमें उन्हें न केवल सफलता बल्कि गहरा आनंद भी मिल रहा था। फिल के पास अब बिल बेवरमैन जैसा भरोसेमंद साझेदार था और एक ऐसा उत्पाद जो खुद अपनी पहचान बना रहा था। फिल का व्यवसाय सही दिशा में बढ़ रहा था और इस दौर का भरपूर आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक दिन फिल को एक कुश्ती कोच का पत्र मिला। उस कोच ने लिखा कि वो हाल ही में जापान के ओनित्सुका के साथ बैठक से लौटे हैं और ओनित्सुका ने उसे पूरे अमेरिका में टाइगर जूतों का विशेष वितरक होने का अधिकार दे दिया है। उसने फिल को तुरंत टाइगर जूतों का व्यापार बंद करने का आदेश दिया। फिल के लिए ये एक बड़ा झटका था। उससे बिजनेस शुरू किए हुए केवल 2 महीने ही हुए थे और ये अब बंद होने के कगार पर था। उन्होंने फौरन ओनित्सुका को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर सफाई मांगी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार फिल ने तय किया कि वह खुद जापान जाकर ओनित्सुका से इस मामले का सामना करेंगे। जापान पहुंचने पर फिल ने ओनित्सुका के अधिकारियों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने अपनी मजबूत बिक्री और भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया। अगले दिन उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक ओनित्सुका से हुई। ओनित्सुका ने तुरंत फिल के जुनून को पहचाना और उसे अपनी युवा दिनों की याद दिलाई। उन्होंने फिल पर भरोसा जताते हुए पश्चिमी अमेरिका के लिए फिर से वितरण अधिकार देने का फैसला किया। फिल के लिए ये एक बड़ी राहत थी, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। तो रिबन के पहले साल के अंत में उन्होंने $8000 की बिक्री की। अपने विस्तार की योजनाओं के तहत फिल ने जेफ जॉनसन नामक एक सेल्समैन को काम पर रखा, जो खुद भी एक पूर्व एथलीट थे। जेफ का जुनून और मेहनत रंग लाई और दूसरे साल में बिक्री $16000 तक पहुंच गई। की वृद्धि खुशी का कारण होनी चाहिए थी, लेकिन यह फिल के लिए नई समस्या लेकर आई। वो तेजी से विस्तार करना चाहते थे और हर बार एक शिपमेंट बिकने के बाद वो अगले ऑर्डर को 2 गुना या 3 गुना कर देते थे। इससे फिल को अपनी सारी कमाई वापस व्यापार में लगानी पड़ी और उन्हें बैंक से कर्ज भी लेना पड़ा। नतीजतन 1 साल के अंदर ब्लू रिबन भारी कर्ज में डूब गया और उनका नकदी प्रवाह नकारात्मक हो गया। इस स्थिति को देखते हुए बैंक ने उन्हें और कर्ज देने से मना कर दिया, जिससे अचानक व्यापार के लिए नकदी की कमी हो गई। फिल को अपने बिजनेस को बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पीडब्ल्यूसी में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली और अपनी पूरी सैलरी को बिजनेस में लगाने लगे। इस बीच उनके साझेदार बिल बेवरमैन टाइगर जूतों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे थे। बेवरमैन को ये समझ में आ गया कि अमेरिकियों का शरीर जापानियों की तुलना में लंबा और भारी होता है, इसलिए उनके जूते भी अलग तरह के होने चाहिए। उन्होंने टाइगर के जूतों को तोड़ फोड़कर एक नए परीक्षण किए और अंत में विभिन्न मॉडल की बेहतरीन खूबियों को मिलाकर एक नया जूता डिजाइन किया, जो अमेरिकियों के लिए एक आदर्श जूता साबित हुआ। फिल और उनकी टीम ने उस नए जूते का नाम कार्ट्रिज रखा। ओनित्सुका ने इनका निर्माण शुरू किया और जैसे ही ये जूते अमेरिका बाजार में पहुंचे, वे बेहद सफल हो गए। फिल की कुशल प्रबंध शैली और बेवरमैन की उत्कृष्ट डिजाइन के कारण टाइगर जूते अगले 5 वर्षों में अमेरिका में सबसे लोकप्रिय जूता ब्रांड में शुमार हो गया।
1971 तक बिक्री $1.3 मिलियन तक पहुंच गई थी और कारोबार हर साल तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान फिल ने अपनी बाकी नौकरियों को छोड़कर ब्लू रिबन पर फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही दिशा में चल रहा था, तभी जापान में अप्रत्याशित संकट आया। ब्लू रिबन की सफलता को देखकर ओनित्सुका लालच में आ गए। वे टाइगर शूज से होने वाली पूरी कमाई अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल को अल्टीमेटम दिया, अगर उन्होंने ब्लू रिबन की 51% हिस्सेदारी ओनित्सुका को नहीं बेची तो अमेरिकी बाजार के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी और को दे दिया जाएगा। फिल के लिए यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने इसे एक गहरा धोखा माना। ओनित्सुका के इस कदम ने फिल को अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को एक पत्र लिखा और घोषणा की, अब हम किसी और के ब्रांड को बेचने के बजाय अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। यही वह क्षण है जिसका हमें इंतजार था। इसके साथ ही उन्होंने ओनित्सुका के साथ साझेदारी तोड़ने का निर्णय लिया और अपने खुद के जूते ब्रांड को स्थापित करने का फैसला किया। पहला कदम एक नया लोगो डिजाइन करना था। फिल चाहते थे कि उनके नए ब्रांड का लोगो गति, ऊर्जा और विजय की भावना को दर्शाए। इसके साथ ही लोगो का आकार जूते के किनारे पर आसानी से फिट होना चाहिए। उन्होंने एक ग्राफिक डिजाइनर को लोगो डिजाइन करने के लिए काम पर रखा। कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें कई डिजाइन प्रस्तुत किए और अंततः एक घुमावदार डिजाइन चुना गया जो एक मोटे चेक मार्क जैसा दिखता था। फिल ने ग्राफिक डिजाइनर का धन्यवाद किया और उसे $35 की मामूली फीस दी। लोगों के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम ब्रांड के नाम का चयन करना था। कई नाम सुझाए गए जैसे फैल्कन और डायमेंशन 6, लेकिन कोई भी नाम खास नहीं लगा। फिर कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ जॉनसन ने सुझाव दिया नाइकी, जो ग्रीक विजय की देवी के नाम पर आधारित था। यह नाम सभी को पसंद आया और उसे मंजूरी दे दी गई। इसके बाद फिल ने जूते बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी निर्माता को काम पर रखा, जिसे नाइकी के डिजाइन्स भेजे। जल्दी नाइकी ब्रांड के जूते तैयार हो गए और 30 मई 1971 को दुनिया के सामने लॉन्च किया गया। हालांकि उस समय नाइकी एक नया और अज्ञात ब्रांड था और एडिडास, प्यूमा और टाइगर जैसे बड़े ब्रांड इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी थे, जो इसे आसानी से दबा सकते थे। इसलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई, जो उस समय के लिए बेहद नई थी और इसे नाइकी को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का मौका मिला। फिल ने जल्दी ही यह समझ लिया कि एथलीट उसी ब्रांड के जूते पहनना पसंद करते हैं जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इस समझ के आधार पर नाइकी ने उस दौर के महान धावक स्टीव प्रिफोर्डेन के साथ $5000 प्रति वर्ष का अनुबंध किया, ताकि वह नाइकी ब्रांड को प्रमोट कर सके। नाइकी उन पहले ब्रांडों में से एक बन गया जिसने एथलेटिक्स में प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समर्थन लेकर अपनी मार्केटिंग की। फिल की दूसरी रणनीति बिक्री टीम को लेकर थी। उन्होंने सुनिश्चित की कि नाइकी की बिक्री टीम में ऐसे लोग हो जो या तो खुद एथलीट रहे हो या फिर खेल के प्रति गहरा जुनून रखते हो। इसका फायदा यह हुआ कि टीम एथलीट ग्राहकों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझ पाती थी, जिससे न केवल जूते की बिक्री बढ़ी बल्कि उत्पाद के डिजाइन और ग्राहक सेवा में भी सुधार हुआ। इन दो महत्वपूर्ण रणनीतियों के अलावा फिल अपने पुराने अनुभव, ग्राहक नेटवर्क और बेवरमैन के डिजाइन विशेषज्ञता का उपयोग करके नाइकी को और विकसित किया। इस सब का नतीजा यह निकला कि 1980 तक नाइकी एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसमें 2700 कर्मचारी काम कर रहे थे और कंपनी की बिक्री $270 मिलियन तक पहुंची थी। नाइकी ने एडिडास को भी पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ी एथलेटिक कंपनी का ताज पहन लिया। फिल को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अमेरिका में सबसे मजबूत एथलेटिक्स ब्रांड खड़ा कर लिया था, लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई, रिबॉक। नाइकी ने हमेशा अपने जूतों की गुणवत्ता और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया था, लेकिन 1980 के दशक में फैशन और स्टाइल भी महत्वपूर्ण हो गए। लोग अब सिर्फ प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देते थे, वह ऐसे जूते चाहते थे जो दिखने में भी शानदार हो। रिबॉक ने इस ट्रेंड को पहचाना और स्टाइलिश आकर्षण जूते बनाकर बाजार में उतारे। धीरे धीरे ग्राहक नाइकी से दूर होने लगे और पहली बार कंपनी को नुकसान हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए नाइकी को कर्मचारियों की छटनी तक करनी पड़ी। 1986 में रिबॉक ने नाइकी को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी एथलेटिक्स जूता कंपनी का स्थान हासिल कर लिया। नाइकी को बाजार में बने रहने और अपनी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक साहसिक कदम उठाने की जरूरत थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए नाइकी ने एक उभरते हुए बास्केटबॉल खिलाड़ी पर दांव लगाया, माइकल जॉर्डन। उस वक्त जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया में नया नाम था, लेकिन फिल को यह एहसास हो गया था कि वह जल्दी एक महान खिलाड़ी बनने जा रहा है। नाइकी ने माइकल जॉर्डन को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उनके नाम पर एयर जॉर्डन नाम से बास्केटबॉल शूज लॉन्च किए।
उस समय तक बास्केटबॉल के जूते साधारण और बिना किसी खास आकर्षण के होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने इस परिदृश्य को बदल कर रख दिया। अपने चमकदार रंगों और स्टाइलिश डिजाइनर के कारण ये जूते एक ट्रेंड सेटर बन गया। एयर जॉर्डन न सिर्फ एक जूता था, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर स्नीकर संस्कृति का प्रतीक बन गया। साथ ही माइकल जॉर्डन का खेल भी अपने चरम पर था और उन्होंने अपने खेल के दौरान इन जूतों को पहनकर नाइकी का प्रचार किया। नाइकी ने इस जूते का एक बेहतरीन विज्ञापन भी जारी किया। इस विज्ञापन ने एयर जॉर्डन को केवल एक उत्पाद से अधिक प्रदर्शन और स्टाइल का बेजोड़ मिश्रण बना दिया। नतीजा यह हुआ कि लॉन्च के पहले ही साल में नाइकी ने एयर जॉर्डन की बिक्री से $100 मिलियन कमा ली और रिबॉक को पीछे छोड़ने में सफल रही। इस शानदार सफलता के बाद नाइकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 के दशक में नाइकी ने अपने वैश्विक विस्तार की शुरुआत की और विभिन्न देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नाइकी ने सिर्फ जूतों तक सीमित न रहते हुए अन्य स्पोर्ट्सवेयर में भी प्रवेश किया और दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन गए, जिसकी वैल्यूएशन आज करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। फिल और नाइकी की यात्रा वाकई प्रेरणादायक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।